OLE, the utopian world of online education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू OLE अकाउंटेंसी सेशन। सो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल ओवरव्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वी हैव ऑलरेडी इन डेप्थ डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो आज हम उसी को और डिटेल में एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। So let's start doing the practical and let's understand more about the statement of profit and loss कि अगर इसका practical approach कैसा होना चाहिए। Clear? So let's start with the question. So I have written a question here जिसमें हमें prepare क्या करना है, statement of profit and loss, ठीक। एंड मैंने यहाँ ट्राई किया है कि हर एक हेड की कोई ना कोई चीज यहाँ पे कंसिडर की जाए ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी चीज कहाँ कंसिडर और किस तरह से करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब अगर क्वेश्चन देखा जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आएगा, सेल आएगा, ठीक, जो कि नेट बेसिस पे कंसिडर करनी है। हमें किस बेसिस पे कंसिडर करनी है, नेट बेसिस पे। साथ ही साथ मैंने आपसे क्या कहा था, किसी भी तरह की सेल अगर गुड्स की हो या स्क्रैप की हो जो कि उस गुड्स का ही पार्ट है, उसको भी हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कंसिडर करेंगे। सो फॉर्मेट हमारा बना हुआ है, हम इसी फॉर्मेट में अपना क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए हम यहाँ नोट नंबर 1 कंसिडर करेंगे और ये बताएंगे कि जो भी अमाउंट यहाँ आएगा वो कहां से है, ठीक। सो ये हम सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड के लिए बना रहे हैं। अगर आपको इसके साथ साथ जो आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, आपको करंट ईयर के अमाउंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी गिवन होता है। सो राइट नाउ वी विल ओनली कंसिडर करंट ईयर फिगर्स। अगर आपके क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी लिखे होंगे तो जैसे हम करंट ईयर में वर्कआउट करेंगे सेम उसी तरह हम प्रीवियस ईयर के फिगर्स में भी वर्कआउट करेंगे। क्लियर? सो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला नोट हमारा क्या बनना चाहिए, ये आपके जो नोट्स बनेंगे फॉर्मेट के एंड में बनेंगे। क्लियर? सो आपको प्रैक्टिकली करना कैसे, आप पहले पूरा इस तरह से फॉर्मेट बना लीजिए। पूरा फॉर्मेट बनने के सारे हेड कंसिडर कर लीजिए। जब आपका फॉर्मेट बन जाए तो 2-3 लाइन की मार्जिन छोड़ के आप नोट्स टू अकाउंट शुरू कर सकते हैं, ठीक। सो यहां लिखेंगे नोट्स एंड पहला नोट नंबर 1 ये हो गया, ठीक है। सो यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट हमारा किसको डिनोट होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये सीधे सीधे क्या दिखा रहा है, ये 1 नोट यहाँ पे, ठीक है। इट मींस इसकी कैलकुलेशन हमने नोट नंबर 1 में करी है। सो इसकी हेडिंग डाल देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, सो इसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे, सेल। ओके, सेल हुई है मेरी कितनी, 18 लाख, ठीक। देन हमें क्या कहा था, अगर सेल में सेल्स रिटर्न कंसिडर नहीं किया देन वी हैव टू कंसिडर सेल्स रिटर्न आल्सो, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी नेट सेल क्या है और हम यहाँ पे नेट सेल ही कंसिडर करेंगे। सो नेक्स्ट आपको इसमें से माइनस क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न, दैट इज ₹1 लाख। सो नेट सेल इज 17 लाख। ओके, साथ ही साथ हम यहाँ पे एक और चीज कंसिडर करेंगे, दैट इज सेल ऑफ स्क्रैप। क्या सेल ऑफ स्क्रैप में किसी भी तरह का रिटर्न बेसिस पे कंसिडर है कि नहीं। सो यहाँ पे देखेंगे सेल ऑफ स्क्रैप सीधे सीधे 3 लाख हम ऐड ऑन कर देंगे एंड हमारा आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आपको नीचे एक और लाइन दिख रही होगी, सेल ऑफ अदर आइटम, मतलब जो हमारे गुड्स हैं उसके अलावा किसी चीज की सेलिंग हुई हो, ठीक। तो ये सेल ऑफ अदर आइटम्स कहां जाएगा, अदर इनकम में, ना कि वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ बेसिकली गुड्स को सोल्ड करने की एक्टिविटी है, ठीक है, बिजनेस है, तो यहाँ पे हम सिर्फ कंसिडर करेंगे उस सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स, ऑल्सो द सेल ऑफ द स्क्रैप ओनली। क्लियर? सो यहाँ पे हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया 20 लाख, सो वी विल कंसिडर 20 लाख हियर। ओके ओके, सो नोट 1 डन। अब हम अदर इनकम के कैलकुलेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे नोट 2।
सो यहाँ हम बनाएंगे, अब ये हमारा हो गया नोट 2, दिस इज नोट 1 एंड दिस इज नाउ नोट 2। अब यहाँ लिखेंगे अदर इनकम। ठीक, ये सारा काम आपको कहाँ करना है, फॉर्मेट से नीचे आपको ये काम करना है, मतलब फॉर्मेट बनाने के बाद आपको ये सारा काम करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सो सबसे आसान तरीका ये है, पहले फॉर्मेट बना लीजिए फुल, उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक, फिर कैलकुलेशन करते जाइए और अमाउंट लिखते जाएंगे। ठीक है, सो अदर इनकम में हम सबसे पहली चीज क्या कंसिडर करेंगे, सेल ऑफ अदर आइटम्स, सेल ऑफ अदर आइटम्स। ठीक, दैट इज 5000। और क्या किसी भी तरह का रेवेन्यू है तो वी विल चेक द अदर रेवेन्यू आल्सो, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। ये भी क्या है, एक तरह का गेन है, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं, कहा अदर इनकम में कंसिडर करेंगे। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, दैट इज रुपीज 60,000। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल दिया है जिसका यहाँ पे कोई काम नहीं, एंड हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं ऊपर से नीचे तक कि कोई भी अदर इनकम नहीं है। डू कंसिडर होल क्वेश्चन बिफोर राइटिंग एनी अमाउंट इन दी कॉलम्स। ओके, सो यहाँ पूरा क्वेश्चन देखने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे अदर इनकम में और कोई फिगर नहीं आएगी। सो हम इसका सम टोटल कर देंगे, दैट इज कमिंग 65,000। तो यहाँ लिखेंगे 65,000। ओके, अब टोटल रेवेन्यू की बारी है, तो हम इन दो फिगर्स को सम अप कर देंगे एंड हमारा आ जाएगा 2,65,000। क्लियर? सो यहां पे हमारा एक अमाउंट आ गया, दैट इज कमिंग 2,65,000। नाउ वी विल वर्क ऑन अवर एक्सपेंसेस हेड। ठीक, सो पहला हमारा एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये नोट नंबर 3 है, तो सेम नोट हम उसके सामने लिख देंगे नोट नंबर 3 कि इसकी कैलकुलेशन कहां हुई है, नोट 3 में हुई है। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब यहां पे हमें क्या देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर कितने मटेरियल पे काम हुआ है, कितने मटेरियल में प्रोसेसिंग हुई है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल, परचेजेस एंड द क्लोजिंग स्टॉक कि कितना नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड किया जा रहा है। सो यहां पे हम क्या कंसिडर करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, दैट टू ऑल्सो नेट परचेजेस होनी चाहिए जो कि ओके, एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कितनी दी है, 2 लाख। अब नेट परचेज की बात हो रही है, परचेजेस नेट कैसे बनेंगे, जैसे नेट सेल क्रिएट होगी, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने पे नेट सेल आएगी। सो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा हमारा परचेज ऑफ मटेरियल 1 लाख, परचेज रिटर्न है हमारा कितना 10,000। सो यहाँ पे परचेज रिटर्न है आपका 10,000 एंड परचेज ऑफ मटेरियल इज 1 लाख। तो सिंपली यहाँ करेंगे क्या, 1 लाख minus 10,000. This will be our net purchase. So यहाँ लिखेंगे 90,000. Okay. Next, closing inventory कितनी given है? It's given 50,000 and this will be deducted. ये कैलकुलेशन है आपकी परचेज की and this will be deducted. So finally अमाउंट आएगा 2,90,000 minus 50. So हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू आई 2,40,000। ओके, सो ये अमाउंट हम अब डायरेक्टली यहां लिख देंगे कि पहला हमारा एक्सपेंस आ रहा है 2,40,000 का, 2,40,000। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है परचेज ऑफ स्टॉक। क्या यहाँ पे किसी भी तरह का स्टॉक इन ट्रेड का गुड्स की परचेज हुई है, तो नहीं, तो उसे हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। अब यहाँ देखना है कि हमें किसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। सो यहाँ पे हमारे पास WIP का भी है, साथ ही साथ फिनिश गुड्स का भी है, तो चेंज हम इन दोनों में कंसिडर करेंगे। सो पहला लिख देते हैं फिनिश गुड्स में, ये नोट 4 पे दिखा देते हैं।
एक साथ नोट 4 में दोनों का हम दिखा देंगे, ठीक है। सो यहां आप लिखेंगे नोट 4, चेंज इन फिनिश्ड गुड एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड दैट इज WIP। ओके, सो पहला दिखाएंगे फिनिश गुड में चेंज। सो पहला दिखाएंगे फिनिश गुड्स का। सो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। सो यहां ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड कितनी दी है, दैट इज ₹10 लाख। माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन 9 लाख, so it's coming 1 lakh and we will write 1 lakh in finished good के चेंज में। साथ ही साथ इसी में हम नेक्स्ट अब हम काम करेंगे WIP का। So we have calculated change in finished goods inventory, now we will calculate WIP में जो भी चेंज आया होगा, क्लियर। सो इसमें कंसिडर करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP, ठीक है। सो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP इज गिवन 4 लाख, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री इसका इन WIP का, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन 2 lakh, so we will deduct 2 lakh from the opening, so amount is 2 lakh and we will write it here, okay। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड हमें गिवन नहीं था, ओपनिंग क्लोजिंग। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सो हमारा नोट 5th बनेगा एंड वो हेडिंग होगी उसकी एम्प्लॉय बेनिफिट expenses. So all those expenses which is incurred in regard of the employees, those expenses will be considered here. So यहाँ पे अब हमें देखना है कि कौन कौन से expenses employee से related consider किए गए हैं। जैसे wages consider किए हैं, so we will write wages. Wages है 5,000. Next बोनस इज गिवन टू द एम्प्लॉइज, तो यहां बोनस भी कंसिडर करेंगे। बोनस वाज ₹10,000। नेक्स्ट सैलरीज एंड दैट इज ₹20,000, क्लियर। सो टोटल एक्सपेंस जो कि बियर किया गया टुवर्ड्स द एम्प्लॉय दैट इज ₹35,000, ओके। So these are the expenses that are related to the employee. Employee के benefit के लिए 35,000 इनकर किए गए, तो यहाँ लिखेंगे note 5 and 35,000 in the amount column, okay? Next यहाँ पे अब हमें देखना है कि फाइनेंस कॉस्ट कितनी होगी, तो उसके लिए नेक्स्ट नोट बनेगा जिसे हम लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट। सो फाइनेंस कॉस्ट में हमें कौन सी कॉस्ट कंसिडर करनी है, कोई भी कॉस्ट जो कि फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो, मतलब रेजिंग ऑफ कैपिटल या कंपनी में कैपिटल ब्रिंग इन करने की कोई भी कॉस्ट जो हमें उठानी पड़ रही है। अब कैपिटल क्या होती है, कैपिटल में हम देख चुके हैं, हम यहाँ कंसिडर किया कि कोई भी लॉन्ग टर्म अमाउंट जो कि हमारे फर्म में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, in the form of loan or in the form of debentures, these are the capital that we raise। अब इन्हें रेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी बियर करने होते हैं, जैसे शेयर्स पे डिविडेंड पे करना पड़ता है, लोन्स और डिबेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। सो वही एक्सपेंस आपको यहाँ दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। सो दीज विल बी व्हाट, फाइनेंस कॉस्ट, यहाँ पे हम इसे कंसिडर करेंगे। सो लेट्स राइट डाउन इंटरेस्ट on debentures, that is ₹40,000. Next, interest on loan, that is ₹20,000. Okay, so finance cost आ गई 60,000. So हम finance cost के आगे नोट नंबर लिखेंगे 6 and the amount is 60,000.
क्लियर? नाउ लेट्स सी द डेप्रिसिएशन. क्या कोई भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? एज फार एज का, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस नहीं गिवन है. सो वी विल कंसिडर ऑल द अदर एक्सपेंसेस. अब जितने भी एक्सपेंसेस दिए हैं वो किस हेड में जाएंगे? मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसका आप एक और इजी नाम लिख सकते हैं अदर एक्सपेंसेस भी. सो लेट्स प्रिपेयर द हेड ऑफ द, लेट्स प्रिपेयर द नोट फॉर द मिसलेनियस एक्सपेंस. सो स्टूडेंट्स, अब हम प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट हेडिंग दैट इज मिसलेनियस एक्सपेंस की. सो यहाँ नोट नंबर लिखेंगे 7 एंड हेडिंग होगी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और यू कैन ऑल्सो नेम इट अदर एक्सपेंसेस. ओके, सो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो कि अभी तक के किसी भी हेडिंग में लाए नहीं करे हों. ओके, सो यहाँ पे देखेंगे हमारे कुछ एक्सपेंसेस लेफ्ट आउट हो गए हैं, जैसे डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंट. दीज आर दी एक्सपेंसेस जो कि अभी तक हमने कंसिडर ही नहीं करे हैं. सो वो एक्सपेंसेस जिनको अभी तक किसी भी हेड में कंसिडर नहीं किया गया है उसे हम मिसलेनियस एक्सपेंस में लिखेंगे. सो यहाँ ध्यान रखिएगा, जिसकी जो हेडिंग है, जिसकी जो मीनिंग है, उसमें वही कॉस्ट को कंसिडर करिएगा. कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है. ठीक है, सो यहाँ मिसलेनियस में वो अपने मन से मत डाल दीजिए कि अच्छा ये पता नहीं कि ये कहाँ जाएगा, तो आपने उसे डाल दिया मिसलेनियस में. वहां पे क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ जाएगी. ठीक है, सो मिसलेनियस में वो सारे एक्सपेंस आएंगे जो कि किसी भी ऊपर की हेडिंग में ना आए हो, जैसे डिस्काउंट अलाउड इनमें से कहीं नहीं आया, ट्रेड एक्सपेंसेस कहीं नहीं आएगा, रेंट कहीं नहीं आएगा, सीधे हम उसे डालेंगे मिसलेनियस हेड में. ठीक है, तो यहां लिखेंगे पहला है हमारा डिस्काउंट अलाउड. Discount allowed was 2000. Next, trade expenses. Trade expenses was also 2000. Next, rent. That is rupees 4000. So sum total of this head is coming 8000. Okay. So now we will write down the note number and also the amount. That is rupees 8000. सो यहाँ पे हमारे सारे एक्सपेंसेस हमने कंसिडर कर लिया. अब हम क्या करेंगे? सम टोटल करेंगे ऑल द एक्सपेंसेस का. दैट इज कमिंग आफ्टर एडिंग ऑल द अमाउंट्स, इट्स कमिंग 6,43,000. ओके, सो नेक्स्ट चीज हमें क्या कंसिडर करनी है? प्रॉफिट, जिसमें हम टोटल रेवेन्यू कंसिडर करेंगे. सो लेट्स गो थ्रू वंस मोर. जैसे हमने यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसिडर किया, दैट इज रुपीज 20 लाख. देन अदर इनकम हमारे पास है 65,000. सो टोटल रेवेन्यू हमारा आ रहा है कितना? सो इट्स कमिंग 20,65,000 हमारा टोटल रेवेन्यू आ रहा है. देन हम यहाँ सारे एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे. 2,40,000, 1 लाख, 2,35,000, 60,000, 8,000. So our total expenses is coming 6,43,000. Okay, so यहाँ पे हमारा total revenue is given 20,65,000. Total expenses is given 6,43,000. अब हमें करना क्या है? 20,65,000 में से we will deduct all the expenses, that is 6,43,000. So अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हमारा प्रॉफिट, that is ऐसे शो करेंगे थर्ड हेडिंग माइनस फोर्थ हेडिंग. ठीक, सो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 14,22,000. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखना है हमें टैक्स. टैक्स दे रखा है एट द रेट 50%. अगर यहाँ टैक्स रेट में दिया है तो वो हमेशा आपके प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा. सो 50% किसका? 14,22,000 का. सो यहाँ आएगा 50% 7,11,000. सो जो प्रॉफिट लेफ्ट आउट होगा आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स, इट विल बी 7,11,000. ओके, सो ये रहा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड हमने देखा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल आएगा देन आपको पूरा फॉर्मेट बना लेना है. ठीक है, फॉर्मेट बनाने के बाद आपको सारे नोट्स टू अकाउंट उसके जस्ट नीचे से बिगिन करने हैं फॉर्मेट के बाद. ठीक है, सो सारे नोट्स अकाउंट पहले मत बनाइएगा, वो फॉर्मेट के बाद आप प्रिपेयर करिएगा क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में अच्छा दिखता है. ठीक, ओके, देन वन बाय वन आप स्टार्ट करिएगा फर्स्ट हेडिंग से एंड एंड करिएगा लास्ट पे. आपको सारे जो भी नोट्स बनाने होंगे बेसिकली एक्सपेंसेस तक बनाने पड़ेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन डायरेक्ट रहेगी. क्लियर है? सो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड हमने देखा कि कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए.
So that's all for this session. Thank you, class.